देखिए, कल मैंने आपको कुछ आखिरी के 2-3 सेक्शन पढ़ने का बोला था। मैंने कहा था कि आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, काफी सिंपल है और पढ़ के आइएगा। तो आप लोगों ने रीड किया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ बेसिक्स सा कि उसमें क्या है। पढ़ा था आप लोगों ने वैसे वो आखिरी के 2-3 सेक्शन? यस सर। समझ में आ गया था ना? इजी थे ना? तो एक बार सर फटाफट से बता देता हूँ। 229 में डाउट है। 229। 9। यस ठीक सर। है, अभी सर अभी इसमें मतलब बताता कुछ हूँ। वर्ड सम। वो सेक्शन अब आपके काम का है ही नहीं। आपको वो डाउट क्यों है मैं समझ गया। एक तो वो सेक्शन देखो, अब प्रैक्टिकल नहीं है वो बिल्कुल भी। अब वो ऑब्सोलीट बन चुका है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है सेक्शन की। बट मैं समझा दूंगा कि वो क्या है। ठीक है, देखो सेक्शन 227 बता देता हूँ पहले मैं फटाफट। ये मैंने आपको कल थोड़ा सा बता दिया था कि एक होता है रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। रेमिशन ऑफ पनिशमेंट का मतलब होता है सजा कम कर देना, सजा रेमिट कर देना। ये होता है सीआरपीसी के सेक्शन 432 के अंदर। सीआरपीसी में सेक्शन 432 में गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी की सजा को रेमिट कर सकती है। ठीक है, और वो जो रेमिशन है, अगर वो कंडीशनल रेमिशन होता है। कंडीशनल रेमिशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट आपकी सजा को अगर रेमिट कर रही है, कम कर रही है, तो गवर्नमेंट आप पे भी कुछ कंडीशन लगाएगी कि आपको गवर्नमेंट की क्या बात मानना पड़ेगी, आपको क्या कंडीशन फॉलो करना होगी। तो वो कंडीशन आपको फॉलो करना होती है क्योंकि उसी के बेस पे आपकी सजा रेमिट हुई। नाउ होता क्या है कि अगर कोई पर्सन जिसकी सजा रेमिट हो चुकी है, कंडीशनल रेमिशन उसका हो चुका है, वो बाहर आ चुका है, पर उसने अब आके जो सजा रेमिट करने के लिए कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगाई थी, वो कंडीशंस को उसने फॉलो करना बंद कर दिया या वो कंडीशन का उसने ब्रीच कर दिया तो सेक्शन 227 का ऑफेंस उसने कर दिया है। अब इसमें सजा दो तरह से मिल सकती है। पहली चीज तो ये कि देखो रेमिशन हुआ कब है। गवर्नमेंट ने आपकी सजा को कम किया, खत्म किया, ये कब किया? या तो तब जब आपने अपनी पनिशमेंट का थोड़ा हिस्सा भी नहीं भुगता हो, या बाद में किया जब आपने अपनी पनिशमेंट का थोड़ा हिस्सा भुगत लिया हो। जो अगर आपने अपनी सजा का कोई हिस्सा नहीं भुगता होता है, तो जब सेक्शन 227 का ऑफेंस करते हो आप, तो आपको उतनी पनिशमेंट मिलती है जितनी आपकी ओरिजिनल पनिशमेंट थी। यानी जितनी सजा आपको मिली थी, आपको उतनी सजा वापस से मिल जाती है। एंड इफ ही हैज सफर्ड एनी पार्ट ऑफ सच पनिशमेंट, सो मच ऑफ दैट पनिशमेंट एज ही हैज नॉट सफर्ड। और अगर आपने थोड़ी बहुत सजा भुगत ली थी, उसके बाद आप रेमिशन पे बाहर आए थे, तो फिर आप अगर कंडीशन को तोड़ोगे तो आपको उतनी सजा मिलेगी जितनी सजा आपने अभी तक नहीं भुगती है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज में था ये ऑफेंस। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 228 पे आते हैं। सेक्शन 228, इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट सिटिंग इन जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठने वाला पब्लिक सर्वेंट यानी कि जज, अगर आप इंटेंशनली उनकी इंसल्ट करते हो या उनकी प्रोसीडिंग में इंटरप्ट करते हो, उन्हें परेशान करते हो, तो आप सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी का ऑफेंस करते हो। अब बेसिकली इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन इज टू पनिश अ पर्सन हु इंटेंशनली इंसल्ट इन एनी वे द कोर्ट एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस। जो कोर्ट जस्टिस एडमिनिस्टर करती है उसको आपने इंटेंशनली इंसल्ट किया। ठीक है, अब ये जो है, ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि यहाँ पे पुलिस विदाउट वारंट जो है अरेस्ट नहीं करती एक्यूज्ड को, और कॉग्निजेंस भी नहीं लेती। यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जाता है ऑन द कंप्लेंट इन राइटिंग ऑफ द कोर्ट और द ऑफिसर एज द कोर्ट में ऑथराइज इन राइटिंग इन दिस बिहाफ और सम अदर कोर्ट टू विच द कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। मतलब कोई भी कोर्ट इस ऑफेंस का, सेक्शन 228 के ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगी। कॉग्निजेंस सिर्फ तभी लेगी जिस कोर्ट की इंसल्ट हुई है उस कोर्ट की रिटर्न कंप्लेंट पे, या उस ऑफिसर की रिटर्न कंप्लेंट पे, या उस कोर्ट की रिटर्न कंप्लेंट पे जो इंसल्ट होने वाली की सुपीरियर कोर्ट है। यानी कि अगर इंसल्ट हुई है उसकी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है उसकी कंप्लेंट पे भी केस दर्ज किया जा सकता है, क्योंकि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो सीजेएम के नीचे काम कर रहे हैं, या फिर उनके ऊपर, यानी कि सेशन कोर्ट को ले लो तो सेशन कोर्ट के कंप्लेंट पे भी लिया जा सकता है, यानी कि सुपीरियर कोर्ट भी कंप्लेन कर सकती है इस बारे में। अब इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट भी है, देखो आप सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें लिखा है whoever intentionally offers any insult or causes any interruption to any public servant while such public servant is sitting in any stage of judicial proceeding। मतलब पहली चीज तो ये कि आपका इंटेंशन होना चाहिए क्योंकि इंटेंशनली कर रहे हो आप। दूसरा, इंसल्ट या इंटरप्शन होना चाहिए उस पब्लिक सर्वेंट को। और तीसरा कि वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा होना चाहिए। आप इंटेंशन के साथ इंसल्ट करते हो
उस पब्लिक सर्वेंट की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा होता है। ठीक है, अब सवाल ये भी उठता है कि इंसल्ट का मतलब क्या। देखो, इंसल्ट का मतलब पता लगाना पड़ता है केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस से कि उस एक्यूज्ड ने ऐसा क्या किया है जिससे कोर्ट को इंसल्टेड महसूस हुआ, है ना। द फैक्ट दैट द कोर्ट फील्स इंसल्टेड इज नो रीजन फॉर होल्डिंग दैट एनी इंसल्ट इज इंटेंडेड। सिर्फ कोर्ट को यह फील होना कि उसकी इंसल्ट हुई है, वो इंसल्ट का रीजन नहीं हो सकता। इंसल्ट का मतलब कि कोई ओवर्ट एक्ट वहां पे होना चाहिए। बस ये नहीं कि कोर्ट बोल रही कि देखो हमें तो इनकी बात से इंसल्टेड फील हुआ है, हम तो इन पे सेक्शन 228 लगाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसको याद रखना। उसके बाद द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन इज नॉट पनिशेबल एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज in section 2C of the Contempt of Court Act include acts which constitute an offense under section 228 IPC and also goes beyond such acts being wider than section 228। आप इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मत कंपेयर करना, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा दिख रहा है, कोर्ट की बेइज्जती करना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ कोर्ट की इंसल्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कोर्ट को इंटरप्ट कर रहे हैं। जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है और वो सेक्शन 228 से भी वाइड होती है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में दी है सेक्शन 2C के अंदर, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इतना वाइड चीज है कि उसके लिए खुद का एक एक्ट बना हुआ है। ठीक है, हाँ, लेकिन सेक्शन 228 भी एक तरह का कंटेम्प्ट होता है, बट आप इसको सिर्फ कंटेम्प्ट नहीं बोल सकते, ये कंटेम्प्ट के अंदर इंक्लूडेड है। कंटेम्प्ट इससे भी बड़ी चीज होती है। ठीक है, वैसे तो ये सेक्शन 228 का जो ऑफेंस है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना के रखा हुआ है, आप इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना के रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे तो पुलिस जो है वो विदाउट वारंट उस एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है जो कोर्ट की इंसल्ट करता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज होती है प्रीवेरिकेशन। प्रीवेरिकेशन मींस डेविएशन फ्रॉम द ट्रुथ by a witness and refusal to answer a question amount to intentional interruption within the meaning of this section। एक एक्यूज्ड, एक विटनेस था, वो सच नहीं कह रहा है, सच पहले उसने कुछ और कहा, बाद में कुछ और कह रहा है, वो सच से डेविएट हो रहा है, वो अब कोर्ट के सामने झूठ बोल रहा है, कोर्ट उसको कह रही है भैया सही बताओ, तो वो बताने से इनकार कर रहा है। जब कोर्ट ने उससे सवाल पूछा तो उसने कोर्ट को जवाब देने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, बोले मैं नहीं दूंगा। इसको इंटेंशनल इंटरप्शन माना जा सकता है। इंटेंशनल इंटरप्शन मतलब कि जानबूझ के आप कोर्ट को इंटरप्ट कर रहे हो। इंटरप्ट करने का मतलब उनके कार्य में विघ्न डाल रहे हो। एक तो सच नहीं कह रहे हो उनको, और दूसरा जब वो आपसे पूछ रहे हैं तो आप उनको आंसर देने से भी रिफ्यूज कर रहे हो। पनिशमेंट यहाँ पे 6 महीने तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है, 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। चलिए 228A पे आते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सेक्शन 228A की बात करोगे तो ये बात बताता है कि कुछ कुछ ऑफेंसेस के जो विक्टिम होते हैं ना, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है। ये सेक्शन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983 में आया था, तब इसको इंसर्ट किया गया था। देखिए आप, ए लगा हुआ है इसके आगे, इसको तब इंसर्ट किया गया था। एंड द पर्पस, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सेक्शन वाज टू प्रिवेंट सोशल विक्टिमाइजेशन और ऑस्ट्रेसिज्म, दैट इज द एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये वाला सेक्शन पूरा सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। आप देखिए इसके अंदर कुछ ऑफेंसेस मेंशन है, 376, 6A, AB, B, C, D, DA, DB एंड ई, ये सारे रेप के ऑफेंसेस हैं। अब इसमें समझना क्या है, देखिए ऐसा होता है कि जो ये रेप के ऑफेंस होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस, इसमें एक सोशल विक्टिमाइजेशन हो जाता है। सोशल विक्टिमाइजेशन मतलब कि विक्टिम की समाज में बहुत बदनामी हो जाती है, और कई बार तो ऑस्ट्रेसिज्म हो जाता है। अब ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब होता है एक्सक्लूजन फ्रॉम सोसाइटी, मतलब कई बार तो सोसाइटी उस पर्सन को अपने अंदर एक्सेप्ट करने से ही मना कर देती है, जबकि वो तो विक्टिम है। सोसाइटी को और उसे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सोसाइटी ना सिर्फ उसे सपोर्ट करे बल्कि सोसाइटी उसको सोसाइटी से ही अलग कर देती है। तो जब हमारे लॉ फ्रेमर्स को ये बात समझ में आई है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के विक्टिम के साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, उनकी क्या गलती है, उनके साथ तो ऑफेंस हुआ है, वो तो पहली प्रॉब्लम में, सोसाइटी उनको अपने से अलग करके और प्रॉब्लम में डाल रही है। तो सेक्शन 228A उनने इंसर्ट कर दिया कि हम कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस का जो विक्टिम होगा उसकी आइडेंटिटी को बताया ही नहीं जाएगा। यानी whoever print or publishes the name or any matter which make the identity of that person known, ना तो आप उसकी आइडेंटिटी बताओगे, ना कोई ऐसा मैटर बताओगे जिससे उसकी आइडेंटिटी पता लग जाए ऑफ द ऑफेंसेस ऑफ रेप। और अगर कोई ऐसा करता है, कोई अगर ये प्रिंट करता है, कोई अगर ये पब्लिश करता है, तो वहां पे उसको 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट और साथ में फाइन लगाया जाएगा। अब इन्होंने इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया।
कि आप रेप के विक्टिम के, सेक्सुअल ऑफेंस के विक्टिम के नाम और उनकी आइडेंटिटी, उनने क्या, उनके साथ क्या हुआ है, ऐसी कोई चीज जिससे उनकी आइडेंटिटी पता चले, आप इसे पब्लिश नहीं करोगे, प्रिंट नहीं करोगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर वो प्रिंटिंग या पब्लिकेशन ऑफिसर इंचार्ज के ऑर्डर पे हुआ है, या ऑफिसर इंचार्ज जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसने गुड फेथ में वो प्रिंटिंग करवाई है, तो वो ऑफेंस नहीं है। अगर विक्टिम ने खुद अपनी अथॉरिटी दे दी है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरा नाम बता सकते हो, तो ये ऑफेंस नहीं है। और अगर विक्टिम मर चुका है, या विक्टिम की डेथ हो चुकी है, या विक्टिम अनसाउंड माइंड का है, तो उसका जो नेक्स्ट ऑफ किन होता है, नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब उसके निकट संबंधी, उसके परिवार वाले, उसके खास लोग। अगर विक्टिम की डेथ हो गई है, विक्टिम की डेथ हो गई है, विक्टिम माइनर है या अनसाउंड माइंड का है, 3 केसेस में उसके किसी नियर रिलेटिव की अथॉरिटी पे, रिटर्न अथॉरिटी पे विक्टिम का नाम ऐसा प्रिंट करवाया जा सकता है, वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है। बट इसमें एक चीज है कि जो नेक्स्ट ऑफ किन वाली बात होती है, यानी कि उसके किसी निकट संबंधी वाली, तो निकट संबंधी वाले ये अथॉरिटी देंगे किसको? ये अथॉरिटी देंगे वो किसी वेलफेयर इंस्टीट्यूट के चेयरमैन का या फिर सेक्रेटरी को। वेलफेयर इंस्टीट्यूट का मतलब जो ये संस्था होती है, इंस्टीट्यूट्स होते हैं कुछ कुछ जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, बहुत सारे एनजीओ वगैरह होते हैं ना, वो उनको अथॉरिटी दे सकते हैं, फिर वो एनजीओ उसका नाम प्रिंट करवा सकती है। ठीक है, तो ये ऑफेंस नहीं कहलाएंगे, इसको आप याद रखना। और ये वेलफेयर इंस्टीट्यूट जो है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया हो या स्टेट गवर्नमेंट ने इसको रिकॉग्नाइज किया हो। और इसमें एक और चीज है, whoever print or publishes any matter in relation to any proceeding before a court, अगर इसी ऑफेंस में, जो सेक्सुअल ऑफेंस चल रहा है, अभी तो आपने इसका नाम प्रिंट किया था, अगर यही प्रोसीडिंग कोर्ट के सामने चल रही होती सेक्सुअल ऑफेंस की, और आपने कोर्ट की परमिशन के बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग को भी पब्लिश कर दिया, तो भी आपको 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिल सकता है और फाइन आप पे लगाया जा सकता है। और ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ रेप ऑफेंसेस पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस से पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, लेकिन बेलेबल भी है तो बेल भी मिल जाती है। अब आते हैं सेक्शन 229 पे। सेक्शन 229 मींस पर्सोनेशन ऑफ अ ज्यूरर और एसेसर। पर्सोनेशन का मतलब होता है जो आप नहीं हो वो दिखाना, किसी और की आइडेंटिटी दिखाना अपने अंदर। दिस सेक्शन वाज इंटेंडेड टू पनिश पर्सोनेशन ऑफ अ ज्यूरर और एन एसेसर। इट हैज नाउ बिकम ऑब्सोलीट विद द एबोलिशन ऑफ एसेसर और जूरी सिस्टम ऑफ ट्रायल। ये गलती से यहाँ पे नॉट लिखा गया, इस नॉट को काट के आप लोग नो कर लेना, वो नॉट नहीं है, वो नो है एक्चुअली। 1 सेकेंड, नो कैसे करें? इसको हटा ही देते हैं। इट हैज बिकम ऑब्सोलीट विद द एबोलिशन ऑफ एसेसर और जूरी सिस्टम ऑफ ट्रायल। देखो इसमें क्या होता है कि पहले ना वो जूरी सिस्टम चलता था, वो आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, तो रुस्तम मूवी में देखा था, वो रुस्तम का जब ट्रायल चल रहा था तो जूरी लोग बैठे थे बहुत सारे, उसको जूरी सिस्टम कहते हैं। तो जूरी लोग की भी वैल्यू होती थी, सब लोग अपना अपना वोट देते थे, एसेसर भी ऐसा ही कुछ होता था। तो अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली, नोइंगली अपने आप को एक जूरीमैन बना के बिठा देता है जबकि वो जूरीमैन नहीं होता, या वो अपने आप को किसी केस में एसेसर बना के बिठा देता है जबकि वो एसेसर नहीं होता है, उसने जानबूझ के इंटेंशनली, नोइंगली अपने आप को पर्सोनेट किया है कि मैं भी एक जूरर हूं, मैं भी एक एसेसर हूं, जबकि वो है नहीं, और उसने अपने आप को बिठा लिया उस केस के अंदर। अब उसने अपने आप को उस केस के अंदर बिठा लिया, ही वाज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू सिट देयर, बट बिकॉज ऑफ द पर्सोनेशन ही वाज एबल टू सिट देयर। और उसने जाके वहां पे शपथ वगैरह भी ले ली कि हाँ मैं जूरी हूं, ऐसा ऐसा करके। और जो उसने उस जूरी को सर्व भी कर दिया, या उसने उस एसेसर को सर्व भी कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकता है। लेकिन अब इसको इतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अब ये एबोलिश हो चुका है, जूरी सिस्टम एबोलिश हो चुका है, इसलिए ये सेक्शन की कोई वैल्यू नहीं बची। बट हमारे लॉ फ्रेमर्स इस सेक्शन को हटा नहीं रहे, चाहे तो इसको ओमिट कर देना चाहिए था और लिख देना चाहिए था कि ओमिटेड या रिपील्ड, कुछ भी कर देते, बट कुछ नहीं किया अभी तक, इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप याद रखना, इसमें आप जबरदस्ती के जूरी बन के बैठ जाते हो किसी केस के अंदर जबकि आप जूरी होते नहीं हो, और आपको फिर उसमें 2 साल तक का इंप्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकता है। फिर बात करते हैं सेक्शन 229A की। 229A अगेन इसमें ए लगा हुआ है, सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 में आया था। फेलियर बाय पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल और वांट टू अपीयर इन कोर्ट।
कोई व्यक्ति जिसको बेल पे रिलीज किया गया है या फिर बॉन्ड पे रिलीज किया गया है, वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता या अपीयर नहीं होता, उसमें क्या होगा? तो देखो, whoever having been charged with an offense and released on bail or bond without sureties, समझना, whoever charged with an offense and released on bail or bond without sureties, ये सिर्फ विदाउट श्योरिटी वाले पे एप्लीकेबल है, हाँ, क्योंकि विद श्योरिटी वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। विद श्योरिटी वाले में अगर वो व्यक्ति अपीयर नहीं होता तो हम उसकी श्योरिटी को पकड़ लेते हैं, हम उसके श्योरिटी को बुलाते हैं कि भाई क्यों, क्या हुआ, तुमने उसको बेल दी थी, वो आया नहीं आज। तो यहाँ पे सिर्फ विदाउट श्योरिटी वाले पे एप्लीकेबिलिटी होगी। बिना सफिशिएंट कारण के वो अपीयर नहीं होता है कोर्ट में, जबकि बेल और बॉन्ड के पहले टर्म्स यही होते हैं कि कोर्ट जब भी बुलाएगी आपको आना पड़ेगा, और वो आता नहीं है, और वो नहीं आएगा तो आप उसको इंप्रिजनमेंट दे सकते हो, जो कि 1 साल तक का हो सकता है, फाइन हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि उसने सेक्शन 229A का ऑफेंस कर दिया। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पुलिस विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकती है। चलिए, तो ये एक और चीज, इसमें आप अपीयर नहीं हुए तो आपको 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिल रहा है। ये मत समझना कि उसको सिर्फ 1 साल तक का इंप्रिजनमेंट मिलेगा, बाहर आ जाएगा। जिस ऑफेंस के लिए वो चार्ज था उसकी सजा अलग मिलेगी। ये 1 साल की सजा सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि तुमको बेल पे छोड़ा, बॉन्ड पे छोड़ा, पर तुम आए नहीं, है ना, वो अलग है। और जो बॉन्ड आपने भरवाया था कोर्ट ने, जो पैसे का बॉन्ड भरवाया था, वो बॉन्ड भी जब्त हो जाएगा। यहाँ पे हम 1 साल के लिए उसको जेल तो भेजेंगे ही भेजेंगे, बट चूंकि उसने बॉन्ड की कंडीशन तोड़ी है तो उसका जो बॉन्ड है वो भी जब्त हो जाएगा। मतलब जो 5,000 रुपए का बॉन्ड होता है या 10,000 रुपए का, जितने का भी बॉन्ड हो, उतना अमाउंट कोर्ट उससे रिकवर करेगी। ये दोनों चीजें एडिशनल है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ चैप्टर 11 जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट हो जाता है। काफी बड़ा था ये, बट फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चैप्टर 12 शुरू करूं उसके पहले कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं आप लोगों से, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि फटाफट फटाफट जवाब दें। कोई पब्लिक सर्वेंट जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा होता है, अगर वो करप्ट रिपोर्ट बनाता है तो ये कौन सा ऑफेंस है? कोई पब्लिक सर्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग में बैठा है, करप्ट रिपोर्ट बनाता है, कौन सा ऑफेंस है ये? नॉन कॉग्निजेबल। सेक्शन 219, read it with section 77 of IPC. और पनिशमेंट कितनी हो सकती है? सर पनिशमेंट हो सकती है 7 साल तक की, किसी भी डिस्क्रिप्शन की, या तो सिंपल या रिग्रेस, और सर या फिर फाइन लग जाएगा या फिर दोनों। मतलब 7 साल का इम्प्रिजनमेंट नहीं दिया तो फाइन से काम चल जाएगा? यस सर, चल जाएगा। ठीक है। किसी रॉबर को आपने अपने घर में छुपा लिया, या किसी डकैत को आपने अपने घर में छुपा लिया, कौन सा ऑफेंस किया? सर ये हार्बरिंग वाला ऑफेंस किया सर। ये स्पेशल, मतलब वैसे तो हार्बरिंग का बहुत सारे सेक्शन है, लेकिन आप सिर्फ रोबर और डकैत के बारे में पूछ रहे हो, तो सर इसका एक स्पेशल सेक्शन है 216A। क्या पनिशमेंट है इसमें आपको? सर इसके अंदर रिग्रेस पनिशमेंट मिलेगी सर। 7 साल तक की सजा हो सकती है और फाइन भी लगेगा साथ के अंदर। ओके। सजा के चलिए, मान लीजिए कि जो रॉबर को आपने छुपाया है अपने घर में, वो रॉबर अमेरिका में रॉबरी करना चाहता था, तो भी क्या आप इस सेक्शन में लायबल रहेंगे? वो इंडिया में रॉबरी नहीं करना चाहता था। यस सर। क्यों रहेंगे? वो सर इंडिया में थोड़ी कर रहा है। सर एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया हुआ है कि इट इज इमटेरियल। It is immaterial whether the robbery or डकैती is intended to be committed or has been committed within or without India. ठीक है। किसी की स्टोलन प्रॉपर्टी को रिकवर करवाने के लिए उससे गिफ्ट मांगना या उससे कोई ग्रेटिफिकेशन मांगना, ये कौन सा ऑफेंस है और कितनी सजा मिल सकती है इसमें आपको? सर इसके अंदर सर ये सेक्शन है 215, और सर इसके अंदर सजा हमें किसी भी डिस्क्रिप्शन की 2 साल तक की मिल सकती है, या फिर फाइन या फिर दोनों। और सर सेक्शन, हाँ सर यही है। ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन? इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है? सर इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है कि सर
सर एक तरीके से करप्शन आई थिंक। इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है कि कोई व्यक्ति चोर के साथ मिली भगत करके खुद चोरी ना करवाए और फिर उस चोरी का सामान ढूंढने के पर्पज से किसी से और गिफ्ट वगैरह या पैसे वगैरह ना मांगे। ये इसका ऑब्जेक्ट था। किसी के ऊपर फॉल्स चार्ज लगाना, किसी के ऊपर फॉल्स चार्ज लगाना ऑफेंस का, इस इंटेंशन से कि उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट होगी। कौन सा ऑफेंस किया और कितनी सजा मिलेगी? सर इसके अंदर सर ये वाला जो ऑफेंस है वैसे तो सर ये नॉन कॉग्निजिबल है। और सर इसका जो सेक्शन इज आई थिंक सर सर या तो 2110 है या 211 है। 211 हाँ हाँ सर 211 नॉन और कॉग्निजेबल। यस सर नॉन कॉग्निजिबल है। सर इसके अंदर ये है कि किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग या तो इंस्टीट्यूट हो चुकी है या फिर हमारी इंटेंशन है कि उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो और हम उसके ऊपर फॉल्सली चार्ज लगा देते हैं कि भाई उसने ये कोई ऑफेंस कमिट किया है और हमें पता है कि कोई भी लॉफुल ग्राउंड नहीं है उस प्रोसीडिंग का उस पर्सन के ऊपर, तो सर हमें 2 साल तक की सजा मिल जाएगी या फिर फाइन मिल जाएगा या फिर दोनों मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो जो फोल्स चार्ज हमने लगवाया है सर, अगर वो ऐसा है कि उसके अंदर उस पर्सन को या तो डेथ की सजा मिलेगी या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा या फिर 7 साल या फिर 7 साल से ज्यादा की सजा मिलेगी, तो सर हमें भी 7 साल तक की सजा मिल सकती है या तो सिंपल या रिग्रेस या फिर ये तब होगा जब हमारे फॉल्स चार्ज के बेसिस पे उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हुई और वो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके ऊपर इंस्टीट्यूट हुई वो डेथ पनिशेबल हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट पनिशेबल हो या 7 years या मोर पनिशेबल हो। मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट हो जाए यहाँ पे, ये एक जरूरी चीज है। ठीक है, अगर सिर्फ फॉल्स चार्ज रहा तो फॉल्स चार्ज कितना भी बड़ा हो वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेगा। बट अगर बड़े ऑफेंस का फॉल्स चार्ज आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कन्वर्ट हो गया या आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर दी तो फिर सेकंड वाला पैराग्राफ इसका एप्लीकेबल होगा 211 का। ठीक है, फिर आपको 7 साल तक की सजा और साथ में फाइन, और में नहीं साथ में फाइन हो जाएगा फिर। ठीक है, ये सेक्शन 211। देखो ये कुछ कुछ सेक्शन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर समझ लो, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे थी वो थी, एक सेकेंड, सबसे पहले तो 191 है ना, फॉल्स एविडेंस देना। उसके बाद फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसकी पनिशमेंट 193। उसके बाद 195 ए, किसी को धमकी देना फॉल्स एविडेंस के लिए। उसके बाद आप आ जाओ छोटे छोटे ऑफेंसेस, 201 तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 203 फॉल्स इंफॉर्मेशन देना ऑफेंस के रिस्पेक्ट में। फिर जो मैंने अभी पूछा 210 और 211, हार्बरिंग ऑफेंडर 212, टेकिंग गिफ्ट 215, 216 पेनल्टी फॉर स्पेशली डकैट्स एंड रॉबर्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग में पब्लिक सर्वेंट बैठ के जो करप्ट रिपोर्ट बनाता है 219। एप्रहेंड नहीं करना, एप्रहेंड नहीं करने वाले जो सेक्शन है 3-4 वो भी इंपॉर्टेंट है। एप्रहेंशन से बचने के लिए रेजिस्टेंस ऑफर करना, अगर खुद करते हो तो 224 और कोई और करता है आपके लिए तो 225, वो भी इंपॉर्टेंट है। और आखिरी में आज जो पढ़ा अपन ने, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम वाला, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ये लास्ट वाला जो 229 ये पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सेक्शन इस चैप्टर के समझ लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स। देखिए ये चैप्टर काफी इजी चैप्टर, ठीक है, बड़ा लेंदी है लेकिन बहुत इजी है। चैप्टर 12
ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प्स, सेक्शन 230 से लेकर 263 ए तक अपन इसको पढ़ेंगे। अब ये जो चैप्टर है इसमें जितने भी ऑफेंसेस है टोटल 3 डिविजन्स में बटे हुए हैं। वो 3 डिविजन्स में मैंने क्लासिफाई करवाया हूं। एक है काउंटर फिटिंग, एक है अल्ट्रेशन और एक है एक्ट्स ऑफ मिंट एम्प्लॉइज। काउंटर फिटिंग का मतलब क्या होता है? कोई जानता है काउंटर फिटिंग का मतलब क्या होता है? काउंटर फीट करना या काउंटर फिटिंग, क्या इसका मतलब होता है? नहीं पता? चलिए, काउंटर फिटिंग का मतलब होता है कि कोई एक चीज को कॉपी करना, उसके जैसी दूसरी चीज बनाना। यानी ओरिजिनल चीज को तो आपने पटक दिया साइड में और आप उसे कर रहे हो कॉपी। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, किसी चीज को इमिटेट करना, किसी चीज को कॉपी करना, किसी चीज को रिजेंबल करना, सेम टू सेम बनाना, इसको हम कहते हैं काउंटर फिटिंग। फिर एक होता है अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी चीज को बना रहे हैं सेम टू सेम। अल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अब हम किसी बनी हुई चीज में छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें कुछ अल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको अल्ट्रेशन बोलते हैं। डिफरेंस समझना अल्ट्रेशन और काउंटर फिटिंग में। काउंटर फिटिंग मीन्स टू इमिटेट अ थिंग, टू मेक अ कॉपी ऑफ अ थिंग, टू रिजेंबल अ थिंग। और अल्ट्रेशन मीन्स टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ दैट थिंग, उसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन कर देना। जैसे किसी चीज के अंदर 10% कार्बन होता है तो मैंने उसको 8% कर दिया या मैंने उसको 12% कर दिया, इसको अल्ट्रेशन बोलते हैं। और तीसरा जो ऑफेंस आएगा इसके अंदर वो आएगा एक्ट ऑफ मिंट एम्प्लॉइज। यहाँ पे मिंट का मतलब होता है, मिंट को टकसाल कहा जाता है। टकसाल का मतलब जहां पे सिक्के बनते हैं, जहां पे कॉइन बनते हैं, जहां पे नोट वगैरह छपते हैं, कॉइन वगैरह बनते हैं, उसको मिंट बोलते हैं। तो एक्ट ऑफ मिंट एम्प्लॉइज, वहां के जो अधिकारी लोग होते हैं, वहां के जो कर्मचारी लोग होते हैं, एम्प्लॉइज, उनके भी कुछ ऑफेंसेस इसके अंदर लिखे हैं कि मिंट एम्प्लॉइज अगर कुछ ऑफेंस करते हैं वहां मिंट में रह के, तो उनके भी ऑफेंसेस चैप्टर 12 में आते हैं। तो अब ये 3 डिविजन्स के बेसिस पे अपन पढ़ेंगे कि काउंटर फिटिंग में क्या क्या आता है। देखो, काउंटर फिटिंग में आता है काउंटर फिटिंग कॉइन सेक्शन 231 232, मेकिंग और सेलिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटर फिटिंग 230 234। एक तो आपने काउंटर फिट करा कॉइन को, दूसरा आप कॉइन को काउंटर फिट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बना के बेच रहे हो, यानी नकली सिक्के बनाने की मशीन बना के बेच रहे हो। 233 34, आपके पास से ऐसी कोई मशीन का पदेशन निकला है जो नकली सिक्के बनाने के काम आती है या जो काउंटर फिटिंग करने के काम आती है, ऐसी चीज का पदेशन आपके पास है। 235, आपने इंडिया में अवेट किया है द काउंटर फिटिंग ऑफ अ कॉइन आउट ऑफ इंडिया। 236, इंडिया में बैठ के इंडिया के बाहर किसी कॉइन को काउंटर फिट करने का अवेटमेंट कर रहे हो। इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग काउंटर फिट कॉइन 237 238, डिलीवरिंग काउंटर फिट कॉइन नोइंग इट टू बी सो 239 240। आप जानते हो कि आपके पास जो सिक्का है वो काउंटर फिट सिक्का है, फिर भी आप उसको डिलीवरी कर रहे हो, आप उसको किसी और को डिलीवर कर रहे हो। डिलीवरिंग काउंटर फिट कॉइन नॉट नोइंग टू बी सो व्हेन फर्स्ट पजेस्ड 241, आपके पास कोई सिक्का है, आपके पास कोई काउंटर फिट कॉइन है, आपको जब पहली बार ये मिला तब आपको नहीं पता था कि ये काउंटर फिट है, आपको बाद में मालूम पड़ा कि ये काउंटर फिट है। तो बाद में जब आपको मालूम पड़ा तो आपने सोचा कि यार अब ये तो नकली है, चलो मैं इसको किसी और को दे देता हूँ। तो आप अगर किसी और को भी दे रहे हो वो, तो 241 का ऑफेंस कर रहे हो आप। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास कोई गलती से किसी की गड्डी में रखा के नकली नोट आ जाता है, हमें बाद में मालूम पड़ता है कि वो शिट ये तो नकली नोट है। अच्छा, जब हमने लिया तब तो हमको पता ही नहीं था कि नकली नोट है, असली समझ के ले लिया, बट अब जब मालूम पड़ा नकली है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो किसी दूसरी गड्डी में दबा के इसको इधर का उधर कर देंगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, सोचता है, हर आदमी सोचता है ऐसा, चाहे वो लॉयर ही क्यों ना हो, खुद सोचे कि इसको दूसरी गड्डी में रख के चला देंगे। तो जब आप ऐसा सोच रहे हो ना, क्योंकि आपको तो जब पहली बार वो मिला तब आपको पता नहीं था कि वो नकली है, तो व्हेन फर्स्ट पजेस्ड यू आर नॉट नोइंग इट टू बी काउंटरफीट, बट जब बाद में आपको मालूम पड़ गया सब्सिक्वेंटली, तो आप उसको गड्डी में रख के किसी और को डिलीवर कर रहे हो, आप ऑफेंस कर रहे हो सेक्शन 241 का। आपको नहीं करना चाहिए, आप जाइए बैंक में दीजिए। पोजीशन ऑफ काउंटरफीट कॉइन नोइंग इट टू बी सो 242 243, कोई काउंटरफीट कॉइन आपके पास से मिला है और आप उसको पजेस करके बैठे हुए हो, ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अब ये सारे ऑफेंसेस तो काउंटर फिटिंग के रिस्पेक्ट में थे। अब अल्टरेशन के रिस्पेक्ट में कौन कौन से ऑफेंस है? डिमिनिशिंग द वेट और अल्टरिंग द कंपोजिशन ऑफ एनी कॉइन 246 247, हर सिक्के का आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ वेट और उसका कंपोजिशन फिक्स करके रखा है, आप उसको डिमिनिश कर रहे हो, कम कर रहे हो। 246 247, अल्टरिंग द अपीयरेंस ऑफ एनी कॉइन टू पास इट एज ऑफिशियल ऑफ एज अ डिफरेंट कॉइन 248 249, कोई सिक्का कैसा दिखता है वो भी आरबीआई ने फिक्स करके रखा है। 1 रुपए का सिक्का कैसा दिखता है, 2 रुपए का सिक्का कैसा दिखता है, आपने उसका अपीयरेंस ही बदल दिया, आपने उसका अपीयरेंस बदल के उसको भी दूसरा ही कॉइन बना दिया, 248 249 का ऑफेंस कर दिया।
डिलीवरिंग कॉइन पॉजेस्ड विद द नॉलेज दैट इट इज अल्टर्ड 250 251, कोई ऐसा कॉइन आप किसी को दे रहे हो जो आपको पता है कि अल्टर हो चुका है 250 और 251, ऐसा सिक्का आपके पास से मिला है जो अल्टर्ड है 252 253, कोई ऐसा सिक्का आप किसी को डिलीवर कर रहे हो जो आपको जब पहली बार मिला तब आपको पता नहीं था कि वो अल्टर्ड है, बट अब पता चल चुका है फिर भी आप डिलीवर कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? ये सारे ऑफेंसेस आपको सेम टू सेम दिखेंगे ऊपर काउंटर फिटिंग वाले, इस चीज को समझना है ना। बड़ा इजी क्यों बोला था मैंने इस चैप्टर को, क्योंकि एक जैसे ही ऑफेंसेस सब में है, फर्क सिर्फ इतना है एक तरफ काउंटर फिटिंग का है, एक तरफ अल्टरेशन का। फिर तीसरा आता है एक्ट ऑफ मिंट एम्प्लॉइज, person employed in mint causing coin to be of different weight or composition from that fixed by law section 244। मिंट में जो कर्मचारी काम करते हैं वो कोई ऐसा सिक्का बना रहे हैं जो सिक्का अकॉर्डिंग टू लॉ सही वेट का नहीं हो। जैसे कि 1 रुपए का जो पहले सिक्का आता था उसका वजन कुछ 5 ग्राम समथिंग होता था, ये आरबीआई ने फिक्स करके रखा हुआ था, और उसका जो डायमीटर वगैरह है वो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुछ समथिंग 8.5 mm या 22 mm ऐसा कुछ करके थिकनेस उसकी थी। तो गवर्नमेंट ने जो लॉ के अकॉर्डिंग वेट फिक्स करके रखा है किसी सिक्के का, या उसका जो कंपोजिशन फिक्स करके रखा है कि वो किस चीज से बनेगा। जैसे कि आपने अभी 10 रुपए का और 20 रुपए का सिक्का देखा होगा, ऊपर से सोने का अंदर से चांदी का दिखता है, वो दो लेयर बनी होती है। एक्चुअल में वो एक एलॉय होता है, उस एलॉय का कंपोजिशन फिक्स है कि उसमें कितने परसेंट कॉपर, कितने परसेंट निकल और कितने परसेंट जो भी मटेरियल होगा, आयरन वगैरह वो होगा। तो जो लोग मिंट में काम कर रहे हैं, जो मिंट के एम्प्लॉई है, वो जानबूझ के जानते हुए कि लॉ ने जो वेट फिक्स किया है उस वेट का ना बना रहे, वो ऑफेंस कर रहे हैं सेक्शन 244 का। और अनलॉफुल टेकिंग फ्रॉम अ मिंट एनी कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट 245, कॉइनिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब कि सिक्के बनाने की, कॉइन बनाने का कोई इंस्ट्रूमेंट जो उधर मिंट के अंदर रखा है, कोई एम्प्लॉय उसको अनलॉफुल तरीके से ले चले गया, 245 का ऑफेंस उसने कर दिया। इस चैप्टर का नाम आपने क्या लिखा था? ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाफ। तो देखो कॉइन के तो जितने भी ऑफेंस थे वो हो गए, अभी बात करते हैं गवर्नमेंट स्टैंप की। गवर्नमेंट स्टैंप गवर्नमेंट इशू करती है रेवेन्यू कमाने के पर्पज से, तो उसके भी कुछ ऑफेंसेस होते हैं। जैसे कि किसी स्टाम्प को काउंटरफिट करना 255, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है जो स्टाम्प कॉपी करने के काम आता है 256, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना के आप सेल कर रहे हो जो स्टाम्प को काउंटरफिट करने के काम आता है 257, अब काउंटरफिट स्टाम्प को बेच रहे हो 258, काउंटरफिट स्टाम्प आपके पोजीशन में निकला है 259, किसी स्टाम्प को जो कि काउंटरफिट है आप उसे जेन्युइन स्टाम्प यूज कर रहे हो 260, स्टाम्प जो कि ऑलरेडी यूज हो चुका है आप उसको इफेस कर रहे हो, यानी कि उसके ऊपर की चीज इरेज कर रहे हो, और इरेज करके आप उसमें नया कंटेंट डाल रहे हो ताकि गवर्नमेंट को लॉस हो 261। क्यों लॉस हो गवर्नमेंट को? 500 रुपए का स्टाम्प आपने कभी किसी और पर्पस के लिए खरीदा था, आपने उसमें कुछ और लिख दिया, आज आपको वापस से कोई और काम करना है तो आप उस पुराने वाले 500 रुपए के स्टाम्प को निकाल के पुरानी चीज इरेज करके नई चीज डाल रहे हो, मतलब आपने एक नया स्टाम्प खरीदने से अपने पैसे बचा लिए, 261 का ऑफेंस किया। कोई स्टाम्प यूज करना जो कि आपको पता है ऑलरेडी यूज हो चुका है, सेक्शन 262। स्टाम्प के ऊपर कोई मार्क लगा हुआ था, वो मार्क आपने इरेज कर दिया है, सेक्शन 263। स्टाम्प पेपर या कोई ऐसा फिक्टिशियस स्टाम्प जो कि फॉरेन कंट्री वगैरह का हो, आप इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करते हो या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाते हो जो फिक्टिशियस स्टाम्प बनाने के काम आता है 263A। देखिए ये कुछ ऑफेंसेस थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए।